वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में बोरिंग पावर्स, फॉर्म्स ऑफ बोरिंग एंड सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली किसी सेक्शन से स्पेसिफिकली तो रिलेट नहीं करता, लेकिन इसमें थोड़े से पॉइंट हम सेक्शन 30, सेक्शन 19 और एक डेफिनेशन जो है मॉर्गेज और चार्जेस की, उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसमें हम बेसिकली तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे: बोरिंग पावर्स, फॉर्म्स ऑफ बोरिंग कि कंपनी किस किस तरीके से लोन्स ले सकती है, और फिर हमारा फोकस इस बात पर होगा कि फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी बेसिकली क्या होगी। तो असल मकसद जो इस लेक्चर का है वो एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना है फॉर मॉर्गेजेस एंड चार्जेस से रिलेटेड जितने सेक्शंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो स्टेप वाइज इन तीन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बोरिंग पावर्स की बात करें तो सेक्शन 30 है बोरिंग पावर्स के ऊपर के वो कंपनी के मेमोरेंडम का पार्ट होती हैं। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी डीम टू इंक्लूड, यानी ये पावर जो है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में मेंशन हो या ना मेंशन हो, ये इम्प्लाइड है कि कंपनी के पास ये पावर होगी कि वो बोरो कर सकती है। किस तरीके का बोरो कर सकती है उस पर देखते हैं। टू एंटर इनटू एनी अरेंजमेंट फॉर ऑब्टेनिंग लोन, एडवांस, फाइनेंस और क्रेडिट एंड टू इशू अदर सिक्योरिटीज नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। सिक्योरिटीज नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट का मतलब है, एक तो लोन सर्टिफिकेट कंपनी इशू करके ले सकती है और वो इंटरेस्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, और लोन सर्टिफिकेट के अलावा जो कंपनी कर सकती है वो नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट से मुराद है जो प्रॉफिट बेस्ड हो। जिस तरह से कुछ इस्लामिक फाइनेंसिंग जो है जिसमें मुशारका सर्टिफिकेट है, मुदारबा सर्टिफिकेट है, तो वो भी बेसिकली अगर कंपनी इस तरह का इशू करती है तो वो भी जो है उसकी बोरिंग, उसकी इंप्लाइड पावर है कि वो कर सकती है। फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इवन जनरल पब्लिक। तो किसी से भी लोन लिया जा सकता है, शेड्यूल्ड बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जनरल पब्लिक से भी लिया जा सकता है। जनरल पब्लिक से नॉर्मली इस तरीके से लिया जाता है कि कंपनी लोन सर्टिफिकेट इशू कर देती है जिन्हें कहते हैं डिबेंचर, और वो डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करके उसके बदले लोगों से पैसा ले लेती है। लोगों के पास वो जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होते हैं वो एक एविडेंस होता है कि उन्होंने कंपनी में जो है पैसे दिए हुए हैं और वो कंपनी के क्रेडिटर हैं, और वो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, और फिर जब एक टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, अगर रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, तो वो फिर उस टाइम पीरियड पूरा होने के बाद उनको जो अपनी ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो भी वापस मिल जाती है। अब क्या कंपनी की बोरिंग पावर्स पर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं? तो अंडर द एक्ट सेक्शन 19 में, वैसे सेक्शन 19 ब्रॉड है और उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन सेक्शन 19 के अंदर जो बोरिंग से रिलेटेड पॉइंट है वो ये है कि पब्लिक कंपनी के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना होता है। तो पब्लिक कंपनी तब तक बोरिंग पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती जब तक कि उसके डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार एक्सेप्ट ना कर ले, रजिस्टर ना कर ले, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का उन्हें सर्टिफिकेट ना देते। तो जब रजिस्ट्रार की तरफ से ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप बोरिंग कर सकते हैं। और बेसिकली जो कह लें कि सर्टिफिकेट होता है वो तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए होता है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के साथ ही बोरिंग पावर स्टार्ट होती है। तो जो कंपनी इस सर्टिफिकेट के बगैर, जैसे प्राइवेट कंपनी जो है, उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जरूरत नहीं होती, वो इनकॉर्पोरेशन के फौरन बाद बिजनेस को कमेंस कर सकते हैं, तो उनकी बोरिंग पावर पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिक कंपनी में शर्त है कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तब होगी जब ये सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो फिर बोरिंग पावर भी तब से एक्सरसाइज करेंगे जब उन्हें ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर एक कंपनी खुद चाहे तो एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है अपने आर्टिकल्स के थ्रू। तो एक एक्ट तो कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं बताता कि कंपनी जो है ना कितने का लोन ले सकती है, 500 मिलियन, 1500 मिलियन, 2000 मिलियन, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लेकिन कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं उसमें ऐसी लिमिट लगाई जा सकती है, और फिर वो जो लिमिट लगाई जाएगी वो कंपनी के लिए और कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए फॉलो करना लाजमी हो जाएगी। बोरिंग पावर्स में मजीद हम देखेंगे कि पावर टू प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज कंपनी एसेट सिक्योरिटी। अब लॉजिकल सी बात है कि जब एक कंपनी बोरो करेगी तो मोस्टली जो लोन मिलते हैं उसमें लोन देने वाला, जिसे हम कहते हैं लैंडर, वो रिक्वायर करता है कि जी मुझे इस बोरिंग के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी चाहिए। तो एक कंपनी जिसकी बोरिंग पावर है उसके पास ये पावर भी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है प्लेज या मॉर्गेज करवा सकती है, या अपने एसेट्स पर कोई भी चार्ज क्रिएट करवा सकती है एज सिक्योरिटी फॉर द बोरिंग। जिस तरह आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो कहते हैं जी कोई कोलेट्रल रखवाएं, कोई प्रॉपर्टी प्लेज करवाएं, कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज जो है आइटम, वो उसका पे मॉर्गेज करवाएं या कोई चार्ज क्रिएट करवाएं अपने एसेट्स पर। तो वो जो होगा, जिसके पास पावर है बोरो करने की, उस कंपनी के पास ये पावर भी है कि वो अपनी जो है प्रॉपर्टी को मॉर्गेज और प्लेज कर सकती है और अपने एसेट पे चार्ज क्रिएट करवा सकती है। अब ये प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज स्पेसिफिकली क्या होते हैं, ये जब हम आगे फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिस्कस करेंगे तो उसमें इन तीनों की डिटेल फर्दर जाकर देखते हैं।
अब एक कंपनी अपनी बोरिंग पावर एक्सरसाइज कैसे करेगी, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्मली जो है वो कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर ये मेंशन होता है कि कंपनी ने किस वे में बोरिंग पावर को एक्सरसाइज करना है। यानी ये पावर अगर मेंबर्स के पास है तो जनरल मीटिंग में एक्सरसाइज होगी, और अगर ये पावर बोर्ड के पास है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइज करेंगे। ज्यादातर कंपनीज में ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है, जो उनके आर्टिकल्स में लिखा हुआ होता है। और जब बोरिंग पावर बोर्ड को वेस्ट की हुई हो तो आर्टिकल्स उन पे एक लिमिट भी लगा सकते हैं बोरिंग पर के जी, जो फॉर एग्जांपल एक कंपनी अपने आर्टिकल्स में ये लिख सकती है कि 500 मिलियन तक की बोरिंग जो है वो डायरेक्टर्स कर सकते हैं। अगर कंपनी की बोरिंग्स 500 मिलियन से बढ़ने लगेंगी तो फिर उन्हें जनरल मीटिंग से अप्रूवल लेना होगा। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल्स के अंदर लगाई जा सकती है। इसी तरह डायरेक्टर्स के पास जो पावर होती है वो अपनी पावर जो है वो आगे भी डेलीगेट कर सकते हैं, किसी कमेटी को, सीएफओ को, फाइनेंस मैनेजर को, किसी एक इस तरीके से जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें ये होगा कि डेलीगेट करने से जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म नहीं होती, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन काम करने के लिए ऑब्वियसली वो आगे किसी कंपनी के ऑफिसर को, एम्प्लॉय को, कमेटी को डेलीगेट कर सकते हैं पावर। फिर एक लॉ में कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसे कहते हैं अल्ट्रा वायर्स द कंपनी बोरिंग। यानी एक कंपनी ने अल्ट्रा वायर्स का बेसिकली मतलब ये है कि अपनी पावर से एक्सीड करना। और अल्ट्रा वायर्स जो होगा वो टिपिकली कह लें कि पावर से ज्यादा बढ़कर होता है, तो एक गलत काम होता है जो कह लें कि आप अथॉरिटी एक्सीड कर रहे होते हैं, तो वहां पर वो प्रॉपर वर्क नहीं होता, और नॉर्मली इस तरह की चीजें जो हैं वो फिर समटाइम इलीगल भी कंसीडर होती हैं। तो अल्ट्रा वाइज द कंपनी बोरिंग का मतलब है कि अगर एक कंपनी बोरो करती है मनी और जो उसको मेमोरेंडम में पावर मिली हुई है उससे बियॉन्ड चली जाती है, उससे ज्यादा बोरिंग कर लेती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के मेमोरेंडम में स्पेसिफिकली लिख देते हैं कि वो इस्लामिक फाइनेंस के अलावा कोई फाइनेंस ऑब्टेन नहीं करेंगे, और अगर वो कंपनी इस्लामिक फाइनेंस के अलावा कोई और फाइनेंस ऑब्टेन कर लेती है तो उस कंपनी ने अपने जो पावर थी, जो उसको आर्टिकल्स के थ्रू मिली हुई थी, उसको एक्सीड किया, तो ये बोरिंग अल्ट्रा वाइज द कंपनी कहलाएगी। अच्छा, इसी तरीके से ये पॉसिबल है कि एक बोरिंग जो है डायरेक्टर्स की पावर से एक्सीड हो रही हो लेकिन कंपनी की पावर से एक्सीड ना हो रही हो, तो उसको हम इंट्रा वायर्स द कंपनी कहते हैं, लेकिन अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स कहते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी को अपने आर्टिकल्स में अलाउड है कि वो कंपनी कुछ भी बोरिंग कर सकती है, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है। या लेट्स से कि जो कंपनी के लिए उन्होंने लिमिट लगा दी आर्टिकल्स में कि कंपनी मैक्सिमम बोरिंग करेगी 800 मिलियन की, और साथ ही उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि डायरेक्टर्स जो बोरिंग कर सकते हैं वो 200 मिलियन की कर सकते हैं। 200 मिलियन से ज्यादा की जब बोरिंग होने लगेंगी तो उसका अप्रूवल जनरल मीटिंग से लेना पड़ेगा। अब लेट्स से कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो एक बैंक से लोन ले लेते हैं 250 मिलियन का, तो अब ये डायरेक्टर्स ने तो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया और इसलिए ये अल्ट्रा वाइज द डायरेक्टर्स है। लेकिन कंपनी की लिमिट तो 250 से ज्यादा है, कंपनी की लिमिटेड तो लिमिट जो है वो तो 800 मिलियन है, तो उसके तो अंदर रहते हुए काम हुआ है, तो ये इंट्रा वाइज द कंपनी। बेसिकली इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर विद इन पावर एक काम किया गया है जो आपको अलाउड था, जो आपकी अथॉरिटी थी, उसके अंदर रहते हुए आपने काम किया, तो इंट्रा वाइज है। और अगर आपने उस अथॉरिटी से बढ़कर कोई काम कर लिया, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर लिया, तो वो अल्ट्रा वाइज। अब हम फॉर्म्स ऑफ बोरिंग की बात करेंगे कि टिपिकली एक कंपनी जो है वो किस किस तरीके से बोरिंग हासिल करती है। एक तो देखें, कंपनी के पास फाइनेंस हासिल करने के लिए इक्विटी फाइनेंसिंग होती है, जिसमें जो कंपनी के ऑनर्स और शेयर होल्डर्स होते हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। ऑनर्स के पास एक हद तक ये पैसा होता है, और अगर कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना चाह रही है और ग्रो कर रही है तो ऐसे में फिर लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोन कैसे कैसे लिया जा सकता है, उसके डिफरेंट सोर्सेज क्या हो सकते हैं। तो लीगल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो एक तो तरीकाकार यह है कि कंपनी डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर बेसिकली जिस तरह शेयर सर्टिफिकेट ऑनरशिप का सर्टिफिकेट होता है, उसी तरह डिबेंचर सर्टिफिकेट एक लोन सर्टिफिकेट होता है। तो ये इफेक्टिवली एक सिक्योरिटी, अच्छा ये जो शेयर और डिबेंचर हैं इनको भी वर्ड सिक्योरिटी बोला जाता है, लेकिन ये लोन की सिक्योरिटी नहीं होती, ये एक सर्टिफिकेट वाली सिक्योरिटी होती है। तो ये जो टर्म सिक्योरिटी यूज हुई है ये वो प्लेज मॉर्गेज और कह लें कि चार्ज वाली यूज नहीं हुई, यहाँ पे वर्ड सिक्योरिटी यूज हुआ है। शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए टर्म सिक्योरिटी यूज किया जाता है, और इनफैक्ट लॉ कुछ इस तरीके से डिफाइन करता है डिबेंचर को कि हर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट अदर देन शेयर वो डिबेंचर है, यानी शेयर के अलावा जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स हैं वो डिबेंचर हैं। और एक पब्लिक कंपनी को ये अलाउड होता है कि वो जनरल पब्लिक को भी डिबेंचर इशू कर सकते हैं और किसी पर्सन को प्राइवेटली भी कर सकते हैं। अब जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो भाई लोन सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट 100 रुपीज का है, किसी ने 10,000 सर्टिफिकेट ले लिए, किसी ने 5,000 ले लिए, किसी ने 500 ले लिए, किसी ने 1,000 ले लिए, तो डिफरेंट लोगों से कंपनी के पास एक डिफरेंट अमाउंट आ जाती है पैसों की।
डिबेंचर जो है वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, यानी डिबेंचर में जो लोन क्रिएट किया गया होता है उसके अगेंस्ट कंपनी बाजुकात एक डॉक्यूमेंट ट्रस्ट डीड क्रिएट कर लेती है और उसमें कर देती है कि जी अगर डिफॉल्ट हुआ तो ये एसेट है जिसे आप लोग अपने ट्रस्टी के थ्रू बेचकर अपने पैसे रिकवर कर सकेंगे, और समटाइम अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं डिबेंचर। दूसरा जो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला है कि बोरिंग फ्रॉम क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स वगैरह से, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं और इस तरह के इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, दूसरी वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे अगर एक कंपनी लोन ले लेती है तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में जो है वो कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, एनबीएफसी, मुदारबा, दूसरे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें ज़्यादातर जो लोन्स हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, यानी बैंक्स वगैरह और इन जगहों से जब लोन लिया जाता है तो ये सिक्योरिटी डिमांड करते हैं, कोई गुड्स का प्लेज करवाते हैं या कोई प्रॉपर्टी का मॉर्गेज होता है या फिर किसी एसेट का चार्ज होता है, तो ये नॉर्मली कंपनी के एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड लोन होते हैं। फिर एक जनरल हम कैटेगरी ले लेते हैं कि बोरिंग फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके अलावा तो कंपनी अपने बाजू का स्पॉन्सर्स या शेयर होल्डर्स वगैरह से, जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स होते हैं या कंपनी को जो फाउंडर वगैरह होते हैं उनसे लोन ले लेती है। इस टाइप का जो लोन है वो नॉर्मली अनसिक्योर्ड होता है, लेकिन सिक्योर्ड भी हो सकता है, नहीं मना नहीं है लॉ में कि ये सिक्योर्ड नहीं हो सकता, ज्यादातर होता अनसिक्योर्ड है लेकिन सिक्योर्ड भी अलाउड है। बेसिकली जो तीनों टाइप की बोरिंग्स हैं ये सिक्योर्ड भी हो सकती हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकती हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बोरिंग फ्रॉम क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और डिबेंचर जो हैं वो मोस्टली सिक्योर्ड होते हैं, जबकि बोरिंग फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हैं वो मोस्टली अनसिक्योर्ड होती हैं, बट अदर ऑप्शन इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी कैटेगरी। फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं जी अब, कि जब आप लोन लेते हैं तो उसके लिए आप किस किस टाइप की सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप की सिक्योरिटीज हैं, प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज। इनमें जो प्लेज है उसका रेलिवेंट लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। मॉर्गेज और चार्ज का दैट इज प्रोबेबली 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये भी दोनों ही लॉ काफी पुराने हैं। तो प्लेज जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन हुआ है कि इट इज अ बेलमेंट ऑफ मूवेबल गुड्स। बेलमेंट होता है कि किसी को आप पोजेशन ट्रांसफर कर देते हैं किसी मकसद के लिए, इन फिजिकल पोजेशन ऑफ द लैंडर। यानी अब इसमें ये होता है जैसे गोल्ड को किसी के पास रखवा कर, बैंक में आपने गोल्ड रखवाया और उसके अगेंस्ट आपने जो है लोन ले लिया, तो इसमें देखें गोल्ड जो है वो मूवेबल गुड्स है क्योंकि उसे मूव किया जा सकता है। तो और फिजिकल पोजेशन आपने बैंक के पास रखवा दी, तो ये प्लेज है। तो गोल्ड वाली एग्जांपल जो है वो आप यहां पर ध्यान में रख सकते हैं। मॉर्गेज जो होता है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, यानी लैंड और बिल्डिंग का होगा। तो इसके अंदर जो है वो टाइटल लैंडर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी ये बकायदा जिस तरह जब जो जिस तरह पटवारी होता है, तहसीलदार, या आजकल जो लैंड रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है आपका, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, वहां पर आप इसको रिकॉर्ड करवाते हैं और उसके पास टाइटल चला जाता है आपका, यानी उसकी मर्जी के बगैर आप वो लैंड बिल्डिंग आगे सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, और अगर आप उसका लोन पे नहीं करेंगे तो फिर वो एक्शन लेके उस प्रॉपर्टी की नीलामी या उसके कुछ इस तरीके के जो फर्दर एक्शन है उसको कंसीडर कर सकता है। चार्ज जो है ये किसी भी एसेट के लिए हो सकता है, इसमें टाइटल तो ट्रांसफर नहीं होता ऑनरशिप का फौरन, लेकिन ये राइट होता है लेंडर के पास, जिस शख्स ने लोन दिया होता है, कि अगर डिफॉल्ट हो जाए तो वो एसेट की पोजेशन हासिल कर सकता है और इवन इन कुछ सिचुएशन में वो उसको सेल करके अपने पैसे रिकवर भी कर सकता है। तो बेसिकली जब चार्ज के अंदर पोजेशन ले लेता है, अगर डिफॉल्ट हो जाता है और जो लैंडर है वो पोजेशन ले लेता है, तो वो भी प्लेज जैसी फॉर्म के अंदर नॉर्मली शिफ्ट हो जाता है अगर मूवेबल गुड्स हों। तो बेसिकली ये है कि जो फर्क अगर हम बात करें तो प्लेज मूवेबल गुड्स का है, मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, जबकि चार्ज तमाम टाइप के एसेट का हो सकता है। बाकी फर्क ये है कि प्लेज के अंदर फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर होती है, मॉर्गेज के अंदर टाइटल यानी जो डॉक्यूमेंट्स का टाइटल होता है उस पर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, वो पर्सन को ट्रांसफर हो जाता है। और चार्ज के अंदर जो है एज सच जस्ट एग्रीमेंट हुआ होता है, ऑनरशिप ट्रांसफर के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन जो आप कह लें कि जी ये ऑप्शन होता है लेंडर के पास उस एग्रीमेंट के थ्रू कि अगर डिफॉल्ट होता है तो वो पोजेशन ले सकता है और फर्दर लीगल एक्शन भी ले सकता है। चार्ज से रिलेटेड 2 टर्म्स लॉ में यूज होती हैं, 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, उसकी तरफ भी चलते हैं। लेकिन ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी ये हमने कंपनीज एक्ट के मुताबिक नहीं पढ़ी। कंपनीज एक्ट में जो मॉर्गेज और चार्ज है उसकी डेफिनेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो डेफिनेशन है कि इंटरेस्ट और लीन, लीन कहते हैं राइट टू रिटेन समथिंग, कि भाई अगर जब तक आप मेरे पैसे नहीं देंगे मैं आपकी ये चीज वापस नहीं करूंगा, तो इसे राइट ऑफ लीन कहते हैं। क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी की प्रॉपर्टी पर भी हो सकता है, कंपनी के बाकी एसेट्स पर भी हो सकता है, और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग,
यानी उसके जो बिजनेसेस चल रहे हैं, ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशन, उन पे भी हो सकता है, और बोथ एज सिक्योरिटी। तो जब आप किसी को प्रॉपर्टी पर, एसेट पर, कंपनी की प्रॉपर्टी पर, कंपनी के एसेट पर या कंपनी के पूरे बिजनेस पर एक सिक्योरिटी के तौर पर कोई राइट देते हैं, उसका कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, उसका राइट टू रिटेन क्रिएट हो जाता है, राइट ऑफ लीन क्रिएट हो जाता है, तो वो मॉर्गेज और चार्ज होता है। तो लॉ में बार बार टर्म यूज होगी, मॉर्गेजेज एंड चार्जेस, मॉर्गेजेज एंड चार्जेस, तो वो बेसिकली उसका जो हम मतलब लेंगे वो इस डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट से लेंगे। अब जो चार्ज है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं फिक्स्ड चार्ज और एक को हम कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज वो होता है जो आइडेंटिफाइड एसेट पर होता है, यानी स्पेसिफिक लैंड के ये प्लॉट ऑफ लैंड जिसका नंबर 125 है, स्पेसिफिक बिल्डिंग एड्रेस देके, स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी आइडेंटिफाई करके, तो वो फिक्स्ड चार्ज होगा। इसके मुकाबले में जो फ्लोटिंग चार्ज होता है वो क्लास ऑफ एसेट पर होता है। जैसे आप कहते हैं कि जी चार्ज क्रिएट हो रहा है फर्नीचर एंड फिक्सचर पे। अब फर्नीचर एंड फिक्सचर में एग्जैक्टली कौन कौन से आइटम है वो नहीं है, एक पूरी क्लास ऑफ एसेट डिफाइन कर दी जाती है, और उसके अंदर इंडिविजुअल आइटम में थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है कि आपने कुछ फर्नीचर में से चेयर सेल कर दी, कुछ नहीं खरीद ली, ओवरऑल आपने एक वैल्यू मेंटेन करनी होती है। तो रिसीवेबल के ऊपर भी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हो सकता है, स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर भी हो सकता है कि कंपनी जो है ना नया स्टॉक लाती रहती है और पुराना सेल करती रहती है, ओवरऑल उन्होंने स्टॉक की एक वैल्यू मेंटेन करनी होती है, तो क्लास ऑफ एसेट के हिसाब से वो जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उस पर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और इवन पूरी कंपनी के बिजनेस पे, यानी पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर भी जो है फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हो सकता है। क्या आप कहते हैं जी ये जो पूरा बिजनेस है इसके अगेंस्ट लोन ले लेते हैं, और अगर वो लोन ना पे कर सके तो वो जो उस बिजनेस है उसकी पोजेशन और दूसरे कंट्रोल और एक्शन जो हैं वो फिर लेंडर के पास चला जाएगा। तो ये फ्लोटिंग चार्ज भी पॉसिबल होता है। अब ये हमारे पास जो है तीन चीज़ें थी जो हमने इस वीडियो में कवर करनी थी, कि एक कंपनी की बोरिंग पावर्स क्या होती हैं, फॉर्म ऑफ बोरिंग कंपनी किस किस तरीके से बोरो कर सकती है, और फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी जो कि अभी हमने देखा कि प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज से रिलेटेड डिटेल्स क्या होती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।